अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में जाने के लिए जिस एक सहारे की जरूरत थी वो मीनार पाकिस्तान जलसे से मुयस्सर आ गया है। नवाज शरीफ की मुफाहिमाना टोन ने भी मजीद गुंजाइश बढ़ा दी है, लेकिन ये सब शायद इलेक्शन जीतने के लिए काफी ना हो, क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को देखते हुए नून लीग को इलेक्शन तक मीनार पाकिस्तान जलसे के मोमेंटम को जारी रखना होगा। मियां नवाज शरीफ की वापसी भी हो गई, कामयाब जलसा भी हो गया। व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुकदमात और हिफाजती जमानतों के मरहले से गुजरना है। नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत के प्लान में क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी शामिल है? और इलेक्शन से पहले कौन कौन सी सियासी जमातों से इत्तेहाद के लिए PMLN राब्ते करने जा रही है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी कमी नहीं आ रही। सालिहा 9 मई के मुल्ज़िमान का फौजी ट्रायल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात के आगाज की इतला दे दी है, जबकि सोमवार को ही 5 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर सोमवार को साइफर केस और मंगल को तौहीन इलेक्शन कमीशन में फर्द जुर्म आयद होना है। जराये के मुताबिक पंजाब एंटी करप्शन ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के भाई की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारने शुरू कर दिए हैं। अगला हफ्ता सियासी एतबार से काफी अहम है, जहां एक तरफ मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करने जा रही है, वहीं कोर्ट रूम नंबर 1 में कल ही 90 रोज में इंतखाबात से मुतल्लिक भी चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करने जा रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजा आसिफ साहब ने। बहुत शुक्रिया हाजा साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं, कल के जलसे में तो आपको एक अच्छा ऑक्सीजन मिल गया, एक तगड़ा आपका पावर शो था, और अब मुझे सर ये बताएं कि एक तरफ तो मियां नवाज शरीफ अपने केसेस का सामना करना है अदालतों के अंदर जाके, दूसरा पॉलिटिकली ये बताएं कि अब अगला मरहला क्या है, अगला लायामल क्या होगा PMLN का और मियां नवाज शरीफ का? पॉलिटिकली देखें, बड़ा वाज़ेह है इस वक्त जो अपना रूट या जो रूट मैप है, बड़ा वाज़ेह है कि इट्स मैटर ऑफ 2-3 वीक्स। एक तो आपने बता दिया है कि मियां साहब अपने लीगल मैटर्स जो है ना वो आने वाले दिनों में सॉर्ट आउट करें, इंशाअल्लाह खैर करें। उसके बाद जो है या उसके साइमल्टेनियसली जो है ना वो मियां साहब जो है ना, जो जिस तरह आपने कहा कि ये आपकी पार्टी को जो है मिला है, तो इस मोमेंटम को हमें मेंटेन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट तो इलेक्शन है। इट वाज ए मैसिव गैदरिंग। मेरा ख्याल है डिस्पाइट द फैक्ट के सुल्तान ने ये एक फैलाई हुई थी कि जी पता नहीं मियां नवाज शरीफ आता है नहीं आता, और ये एक गुमगू की कैफियत थी जो अल्लाह ताला के करम फजल से कल जो है वो खत्म हुई है। अब इलेक्शन में भी डेट आ जाएगी, तो वो भी जो एक स्पेकुलेशन है, एक आप कह सकते हैं कि फैलाई जाती है, डिलिबरेटली फैलाई जाती है कि अनसर्टन हालात हैं, वो भी सामने जब तारीख आ जाएगी तो उसकी भी एक आप कह सकते हैं एक सर्टन किस्म की सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो फिर सफर जो है वो साथ ही स्टार्ट हो गया है हमारा इलेक्शन की तरफ जो है। और मियां साहब ने जैसा कहा है कल, उन्होंने 2-3 बड़े फाउंड फिक्रे कहे हैं कि जी हम जो है किसी रिवेंज में या किसी बदले के या किसी के साथ ज्यादती, जो हुआ है वो हो गया है। अब कौम को जो है अपना आगे सफर जो है उसका तयन करना है और सफर को। हाँ साहब, इसी बयान के हवाले से मुझे बताएगा कि एक तो उन्होंने कह दिया कि किसी से रिवेंज नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने साथ जो बात की कि तमाम सियासी जमातों और तमाम इदारों के साथ मिलकर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें एक मामला वजाहत तलब है कि क्या इन जो सियासी जमातों की बात कर रहे हैं उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है? पावर हमारी स्ट्रक्चर है, पावर हाउस है हमारा जो एक रियासत का, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जिनमें सियासतदान हैं, हम लोग सब जो है किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं किसी पार्टी की एक्सेप्शन नहीं कर रहा। और पहले मैंने पार्लियामेंट का नाम लेता था, अब इस वक्त पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वजूद में आ जाएगी 2-3 माह में। तो मैं समझता हूँ ये सारे कंपोनेंट्स जो है ना, इनको बैठ के जो अज्जा हैं हमारी हुक्मरानी के रियासत की, उनको बैठ के जो है ना ये करना पड़ेगा। इसका कोई ना कोई सिलसिला जो है ना
कि कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने कल फरमाया है कि इतनी गंभीर और इतनी जाइगेंटिक हमारी प्रॉब्लम्स, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारा ही कसूर है। एक कलेक्टिव हमने जो है एक जो गुनाह किए हैं माजी में, उनका जो अगर हमने कोई अजाला करना है तो इसी तरह ही हो सकता है कि सारे मिलके बैठ के इस घर को जो है तामीर नौ करें। अदरवाइज अगर दस्तगिरबान रहना है तो फिर घर का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो सर, जहाँ सब स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं वहाँ तहरीक इंसाफ भी एक अहम स्टेक होल्डर और चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी एक अहम स्टेक होल्डर हैं, तो उन्हें शामिल करते हैं आप इस डायलॉग के प्रोसेस में, या उन्हें आप शामिल नहीं कर रहे, उन्हें काउंट कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने अभी आपको कहा है कि मैं कोई एक्सेप्शन नहीं कर रहा। मैं अभी आपको मैंने कहा है मैं किसी की एक्सेप्शन नहीं कर रहा। मैं कभी अपने, लेकिन बावजूद आप इस बात के गवाह हैं कि इमरान खान तो हमारे साथ कभी बैठा भी नहीं था। वो तो गालियां देता था, कहता था मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं डाकुओं से हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे लीडर ने कल कहा है, मैंने उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं करेंगे। अब उनको याद आ रहा है, उनके लीडर जो है वो अपील कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब के, जो उनका अपना वर्कर है, जिसका अपना बहुत बड़ा घिनौना किरदार है, वो किस तरह रेफरी हो सकता है? वो सब ये सोशल मीडिया का सारा गंद जो है उसके घर से, ये उसके घर के गटर से ही सारा निकला हुआ है। तो ये चीजें जो है ना, ये उसके बावजूद क्योंकि कौम को जरूरत है, और उसके मैं इसलिए कोई रिजर्वेशंस नहीं हम रख रहे। मियां नवाज शरीफ ने कोई एक्सेप्शन कल नहीं की। अगर आप उनके अल्फाज सुने, वो अल्फाज जो थे बिल्कुल क्लियर थे कि तमाम को मिलकर बैठना है। कोई डिवाइस किया जा सकता है तरीका जो है मेरे ज़हन में तो इस वक्त है। कोई जब अगर नीयत साफ हो तो तरीके अल्लाह ताला निकाल ही लेता है, रास्ते बनाता है। नीयतें साफ होनी चाहिए। सदर साहब के साथ मिलकर किस तरह की डील कर रहे हो? दूसरा ये भी बताएगा कि आप, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो कुछ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आपके साथ किया, आप वो सब कुछ फरामोश करके हाथ बढ़ाने को तैयार है उनकी तरफ? देखें, हम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो इस कौम का जो है ना वो इंटरेस्ट है, कॉमन मैन का इंटरेस्ट है, आम शहरी का इंटरेस्ट है। हम अपने दुख लेके बैठ जाएं, दुख है हमें, बड़े दुख हैं। मियां नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा उसके हैं। उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया, वो तरले करता रहा कि मुझे मेरी बेगम से बात करा, तो बेगम जो है तो उसको तरले करता रहा, बेगम जो है दुनिया से रुखसत हो गई। ये सारा कुछ इमरान खान की हुकूमत में हुआ ना, ये किसी और की हुकूमत में नहीं हुआ। और वह ये जबान, जो जिस तरह की जबान बोलते थे मियां साहब की वालदा जब आई हैं, तो जिस किस्म की जबान जब फौत हुई हैं, तो उनकी तो जिस किस्म की जबान इन्होंने बोली है कि वज़रा ने और इमरान खान ने, तो सब आपके सामने है। वो शाइस्ता जबान नहीं थी, और ना शाइस्ता लोगों की या शाइस्ता माहौल में जो पले बड़े हों उनकी जबान नहीं थी। मैं वो बोलना भी नहीं चाहता, वो जबान जो है, जो रिपीट भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा कि इस वक्त जो प्राइम इंटरेस्ट जो है वो इस वक्त मुल्क को मौजूदा दलदल से निकालने का है, और उसमें सियासतदान अकेले नहीं कुछ कर सकते। उसका जो है ना वो तरीका एक ही है कि सब मिलके बैठे। हाँ साहब, ये बताएं मुझे कि कल के जलसे में शिरकत के लिए जब मियां साहब आए तो ओन चौधरी साहब ने जाके उन्हें रिसीव किया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी साहब, और मियां साहब जिस हेलीकॉप्टर पर गए एयरपोर्ट से जलसे में, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यही है कि वो जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर था, इतलात ये। तो ये क्या मामला आपका चल रहा है IPP के साथ? नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। उनका नहीं था, गलत कह रहे हैं, उनका नहीं था जी, नहीं उनका नहीं था। आप चेक कर लें हेलीकॉप्टर के वगैरह के नंबर, उनका नहीं था। मैं उसमें इन्वॉल्व था उसकी हायरिंग में, इसलिए मुझे पता। सर, आपने इत्तेहाद करने सेंटर के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी कोई पीपल्स पार्टी के साथ भी आप कोई आउटरीच प्रोग्राम शुरू करेंगे? मियां साहब कोई राब्ता करेंगे? नहीं, मैं तो इस टॉपिक के ऊपर बड़ा वोकल रहा हूँ कि हमने 14 महीने इकट्ठी हुकूमत की है, तो आइंदा भी कर सकते हैं। सर, बयानात बड़े तल्ख आते रहे पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से। मियां साहब के आने के हवाले से भी पीपल्स पार्टी को लगता है कि ज्यादा मसला था तहरीक इंसाफ से भी कि मियां साहब क्यों आ रहे हैं वापस? इलेक्शन जब आए तो उसमें लहजों में तल्खी आ जाती है, वो कोई परमानेंट नहीं होता। भाई साहब, एक तनकीद भी मियां साहब जब पाकिस्तान आए, उनका एक तनकीद बड़ा जो है पीछा करते करते यहाँ तक आई है कि वो लाडले बन के आ रहे हैं। ये तासुर बड़ा तकलीफ पकड़ रहा है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में लाडले बनकर आए हैं,
हाई कमिश्नर उन्हें छोड़ने के लिए आता है एयरपोर्ट के ऊपर। फिर जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक मशीन जो है वो एयरपोर्ट पे चली जाती है मियाँ साहब के बायोमेट्रिक्स लेने के लिए। और फिर जिस तरह उन्हें सजा याफ्ता होने के बावजूद हिफाजती ज़मानत भी मिलती है, 420 सेकंड के अंदर अंदर उन्हें मिल जाती है हिफाजती ज़मानत भी। तो ये तासुर जो है वो पीछा कर रहा है मियाँ नवाज शरीफ का कि वो सिस्टम के लाडले बन के वापस आ रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, ये तासुर जो है मियां नवाज शरीफ के लिए क्यों बना रहे हैं आप? जिनको एक दिन में 19 जमानतें मिलती हैं उनके लिए तो असर नहीं बना सकते, बताएं आप मुझे। तो उन्हें तो आप लाडला कहते थे ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, तो अब आप खुद भी तो वही कर रहे हैं, लाडला ही बन रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा मतलब है अगर जो जुडिशरी ने सेट किए हैं, जो स्टैंडर्ड जो सेट किए हैं वो उनके लिए एक्सक्लूसिव थे। वो हमारे लिए अगर कहीं पे तो उसका कोई चौथा हिस्सा या आठवां हिस्सा अगर इस्तेमाल हो जाता है तो उससे आप कोई नतीजे अखज़ करना चाहिए। हाँ साहब, बड़ी बरकरफ्तारी के साथ मियाँ साहब को फांसी ज़मानत तो मिल गई। अब अहम मामला जो है, जो बड़ी हर्डल उन्होंने पॉलिटिकली अबूर करनी है वो है उनकी नाअहली के हवाले से जो उनकी रुकावट है वो हटेगी तो मियाँ साहब वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट भी बनेंगे। तो इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि अगर मियाँ साहब नहीं अगर क्लियर कर पाते ये हर्डल तो फिर शहबाज शरीफ ही आपके वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट होंगे? देखें ये सिचुएशन हम फोरसी नहीं कर रहे। जो कानून पास किया हुआ असेंबली में जिसमें 5 साल से ज़्यादा नाअहली नहीं होती, वो जो है हम समझते हैं कि वो वैलिड है। तो इसलिए हमारे लिए सिचुएशन जो है ना बिल्कुल हतमी है इस सिलसिले में। तो वो जो ऑप्शन आप कह रहे हैं उसकी सिचुएशन अराइज ही नहीं होगी हमारे अंदाजे के मुताबिक। अच्छा हाँ साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका काफ़ी तस्करा पीएमएल करती रही कुछ महीने पहले तक, अब वो तो आपको तो मिल गई है कम से कम ना, लेकिन आपकी जो मुखालिफ पार्टी तहरीक इंसाफ उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। वो शिकवा कर रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही। उनके जो सरपरस्त हैं, उनके जो चेयरमैन हैं वो पाबंद सलाह है, उनके कारकुनान जो है वो कह रहे हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं वो गायब हो रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप मांगते थे फिर आप सबके लिए, आप बड़ी पार्टी आप सबके लिए मांगते, आपकी अपनी पार्टी को तो शायद मिल गई लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही। लेवल प्लेइंग फील्ड है, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसमें क्या है, मेरा मतलब है अगर किसी ने जराइम किए हुए हैं उनको सिर्फ यही तो नहीं कि इलेक्शन आ रहे हैं उनको रिहा करके तो इलेक्शन में जोड़ दिए जाए। एक नहीं मल्टीपल जराइम किए हुए उन्होंने। मियां नवाज शरीफ को एक ट्रम्प्ड अप चार्ज में उसको अंदर रखा गया था सिर्फ इलेक्शन से दूर रखने के लिए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या चार्ज था उसके खिलाफ। वो चार्ज जो है अगर वो देखा जाए तो उसके मुकाबले में साइफर देखा जाए, उसके मुकाबले में तोशक खाना देखा जाए, उसमें फॉरेन फंडिंग देखी जाए, ये सारे जो है मामला जो 6-7 हैं, दे आर मच 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 मोर सीरियस than whatever was trumped up or whatever was fabricated against। साहब ये बताइए कि कल आपकी सारी क़यादत स्टेज पे मौजूद थी और जो है नज़र आ रहा था कि कोई इस तरह के इख्तलाफात वाली वो चीज़ें जो है वो तासुर लगता है कि अब सारा ख़त्म हो रहा था। तो वो जो दराड़े थी पार्टी के अंदर, वो जो इख्तलाफात थे एक दूसरे के साथ ग्रुप बंदी थी, वो सारी ख़त्म हो गई मियां नवाज शरीफ के आने से? नहीं, कोई दराड़े नहीं है। देखें ये सियासी पार्टियां जो हैं कोई फौजी रेजिमेंट तो नहीं ना होती। सियासी पार्टियों में लोग जो हैं वो अपने एक नज़रियात के मुताबिक होते हैं। नज़रियात जो है किसी उन्हें टकराव भी आ जाता है, इख्तलाफात भी आ जाते हैं, तो उससे ये मतलब नहीं होता कि ये इख्तलाफात जो हैं, कभी इख्तलाफात सियासी पार्टियों में होते हैं, रहते हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। जो है ये एक राय जो है या ये नहीं कि जी नवाज शरीफ ने कह दिया और पीएमएल सारी अटेंशन हो गई है और नवाज शरीफ ने कह दिया तो वह चीज़ हो गई है, इस तरह नहीं होता। जो है किसी भी सियासी पार्टी में एक एब्स्ट्रैक्ट जो है एंटिटी होती है सियासी पार्टी जो है, उसमें जो है अगर आप देखेंगे कि कोई हतमी सूरत आपको नजर आए तो दैट्स नॉट पॉसिबल। उसमें ग्रे एरियाज आपको जरूर नजर आए। साहब एक चीज़ और भी है, कल काबिल जिक्र चीज़ जो थी वो शायद हकान अब्बासी साहब स्टेज के ऊपर कहीं भी नजर नहीं आए। कल आपकी बाकी की आदत तो नजर आ रही थी, तो शायद हकान अब्बासी साहब का क्या स्टेटस है पार्टी के अंदर? वो पार्टी छोड़ चुके हैं, उनकी राहें जुदा हो चुकी हैं? नहीं, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है, ना इस किस्म की को पार्टी को कोई इल्म है, ना उन्होंने पार्टी को कुछ लिखा है इस किस्म का, ना पार्टी को इन्फॉर्म है। वो अभी भी बिल्कुल पार्टी का हिस्सा है, पार्टी की क़यादत का हिस्सा है। पार्टी के साथ उनके रिश्ते और रवाबत जो है बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं हूँ या कोई और है। बहुत शुक्रिया हाजी आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमतिया। हाजी आसिफ साहब का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के आने से पार्टी जो है वो पहले भी मुत्तहिद थी, अब भी मुत्तहिद है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि शायद हकान अब्बासी जो है वो अब
पार्टी का हिस्सा हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। उनकी पार्टी से राहें जुदा होने के वाले से ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक पार्टी को फॉर्मली इंटीमेट नहीं की गई। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी। जब से मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं वो खबरों की जीनत बनी हुई है। जहांगीर तरीन के त्यारा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होने की बात हो रही है, ओन चौधरी की मुलाकातें, फिर आज अली जैदी ने एक बड़ी अहम ट्वीट की है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे से, उसे नून लीग की बी टीम करार दे दी है। चल क्या रहा है IPP के अंदर, बात करेंगे ब्रेक के बाद। फयाज और हसन चौहान साहब से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की वापसी के साथ ही एक मरतबा फिर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी लाइमलाइट में आ गई है। उसकी दो तीन बड़ी वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि कल फिर 2 साल के वान साहिबा जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाती रहीं। मियां नवाज शरीफ को उनकी तकारीर के मुख्तलिफ पॉइंट्स को लेकर कर्नल हाशिम डोगर ने भी कल तनकीद का निशाना बनाया मियां नवाज शरीफ को, उनके खिताब को। लेकिन पार्टी के कुछ लोग जो है, जिसमें ओन चौधरी साहब, वो जाके मिले एयरपोर्ट के ऊपर मियां नवाज शरीफ को, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। फिर हेलीकॉप्टर जिस पे मियां नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट से पहुंचे जलसा गाह में, वो भी मेरी इत्तला के मुताबिक तो जहांगीर तरीन साहब का था। तो फिर एक तरफ सहूलतकारी भी है, एक तरफ इस्तकबाल भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ तनकीद भी हो रही है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आखिर क्या कह रही है? दूसरा, आज भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। अली जैदी ने कह दिया है कि भाई मैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ नहीं हूँ, ये तो बी टीम है मुस्लिम लीग नून की। और इसके अलावा आज फवाद चौधरी जो कि काफ़ी अर्सा गायब रहे, मंजर आम से बिल्कुल गायब रहे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किसी भी किस्म की पोलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं हुआ, जो दोबारा से मिले जहांगीर तरीन साहब के साथ। हो क्या रहा है, बात करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के फयाज चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पार्टी खड़ी किस साइड पर है? एक तरफ फिर 2 साल के बाद साहबा तनकीद का निशाना बनाती है मियां नवाज शरीफ को, ट्वीट्स करती है उनके खिलाफ। कर्नल टैड हाशिम डोगर साहब भी ट्वीट करते हैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। लेकिन ओन चौधरी साहब जो है वो पहुंच जाते हैं इस्तकबाल के लिए, मियां नवाज शरीफ के एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। फिर जो हेलीकॉप्टर है वो भी जहांगीर तरीन साहब का इस्तेमाल होता है मियां साहब को एयरपोर्ट से जलसा गाह तक पहुंचाने के लिए। ये चल क्या रहा? आप लोग इस तरफ भी हैं, इस साइड पे भी हैं, आप हैं कहाँ पे, किस साइड खड़े हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ना तो आपके पास कोई कंफर्मेशन है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई दलील है कि हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन साहब का दिया गया। मुझे 2 लोगों ने कंफर्म किया जी, तरीन साहब के करीबी 2 लोगों ने कंफर्म किया कि उन्हीं का हेलीकॉप्टर है। 2 लोग हों या 100 लोग हों, समर भाई, ये कोई ऐसी चीज कंफर्म नहीं हुई। ये कंफर्म हुई होती तो इस वक्त सोशल मीडिया से लेके पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तूफान खड़ा हुआ होता। बाकी ओन चौधरी साहब जो गए वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गए और उसके हवाले से शोकाज नोटिस भी उनको जारी किया गया पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि आपका ये जो एक्ट है इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्या उसकी क्लैरिफिकेशन दें आप। बाकी हम ना दोस्त ना दुश्मन। आप डिनाई कर रहे हैं कि तरीन साहब का हेलीकॉप्टर नहीं था? नहीं था, ठीक है ना। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हम दुश्मन नहीं है। हमने तो पहले दिन से ये स्टैंस रखा हुआ है कि हमने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ का वो स्टाइल, वो एटीट्यूड, वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हमने नहीं रखनी जो पिछले 12 साल से उनकी तरफ से रखी गई। नफरत की सियासत परवान चढ़ी, सियासत पोलराइज हुई, सियासत जहर आलूद हुई कि लोग एक दूसरे के साथ ना बैठने के रवादार रहे, ना खाने पीने के रवादार रहे। हत्ता के जरा से सियासी इख्तलाफ की वजह से लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ दिया। जो कल्चर पिछले 12 साल में तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से राइज किया गया, हम उसके खिलाफ हैं। हम एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद भी करेंगे, नवाज शरीफ साहब अच्छा काम करेंगे तो तारीफ भी कर देंगे। बिलावल जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब गलत काम करेंगे उसके ऊपर तनकीद करेंगे, अगर वो अच्छा काम करेंगे उसकी तारीफ भी करेंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आप हेलीकॉप्टर का कह रहे हैं कि नहीं है। बहरहाल मैं तो इतने यकीन के साथ कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर का, कि जितने यकीन से आप मैं कह सकता हूँ कि आज इतवार का दिन है, उसी यकीन से मैं, जिस यकीन से मैं ये कह सकता हूँ कि आप पिंडी से इलेक्शन लड़ने वाले, उसी यकीन से मैं ये भी कह सकता हूँ कि त्यारा जो है वो जहांगीर तरीन साहब का ये हेलीकॉप्टर था जो कि इस्तेमाल हुआ। बहरहाल आप डिनाई कर रहे हैं, आपका राइट, आप डिनाई कर सकते हैं, आपका जुबान है उनके। इसमें एक चीज और, जो पर्सनल त्यारे होते हैं, जहाज होते हैं या हेलीकॉप्टर होते हैं, उनको
रेंट आउट भी किया जाता है, उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है जाना, ये किसी का भी हो, मलक रियाज साहब का हो, जहांगीर तरीन साहब का हो, या किसी भी और बिजनेसमैन का हो। आपको याद है मलक रियाज साहब के जनाब हेलीकॉप्टर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी घुमा फिरा करते थे, आसिफ जरदारी साहब भी घुमा फिरा करते थे, नवाज शरीफ साहब भी शहबाज शरीफ साहब भी घुमा फिरा करते थे। अब आप कहें कि यार वो किसके साथ खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि रेंट आउट, यानी आप इस मुमकिनात की बात करें कि मुमकिन है कि तरीन साहब ने रेंट आउट कर दिया और मियां साहब को अपना हेलीकॉप्टर? देखो, कहने का मकसद ये है कि पहली चीज की पॉसिबिलिटी ही नहीं है और है ही नहीं है ऐसा। दूसरा, अगर आप कहते हैं तो वो शायद अगर 0.001% कोई पॉसिबिलिटी है तो उसकी ये जस्टिफिकेशन हो सकती है, लेकिन बहरहाल ऐसी कोई चीज नहीं है। और चोरी साहब गए थे, उनसे जनाब उनको नोटिस दे दिया गया और उनसे पूछ पड़ताल हो रही है। वो तो आज जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठे हुए थे, लगता है जाके उन्होंने यानी कि फेस टू फेस जाके अपनी वजाहत भी लगता है दे दी आज जाके तरीन साहब को। भाई उन्होंने वजाहत दे दी ना, वजाहत ही मांगनी है ना, और सिर्फ डंडा तो नहीं मारना है। सही है। चले लेकिन ये वजाहत मांगी किसने थी? अपना अलीम खान साहब ने मांगी थी? किसने मांगी थी वजाहत उनसे? क्योंकि पार्टी का सरप्रस्त तो वजाहत नहीं मांगता, सेक्रेटरी जनरल मांगता है या प्रेसिडेंट मांगता है। वो प्रेसिडेंट नहीं मांगी होगी ना। तो वजाहत प्रेसिडेंट मांग रहा है, जाके वो पार्टी सरप्रस्त को दे रहे हैं। पर चले बहरहाल इस मामले को भी वाइंड अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बता दें कि सर पंजाब में अब नून लीग के साथ आपका स्टेटस क्या है? एक बात ये काफ़ी ज़्यादा होती है ये शुरू से कि आप लोग शायद इत्तेहाद में इलेक्शन में जाएंगे, पीएम के साथ आपकी कुछ सीट एडजस्टमेंट होगी पंजाब के अंदर, ऐसी कोई है बातचीत चल रही है? यार हमारी सीट एडजस्टमेंट पीपल्स पार्टी के साथ भी होगी, हमारी सीट एडजस्टमेंट लब्बैक वालों के तहरीक लब्बैक के साथ भी होगी, हमारी सीट एडजस्टमेंट एमक्यूएम के साथ भी होगी। भाई हम एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तहरीक इंसाफ के अलावा सब जमातों के साथ हो सकती है। हमारी तहरीक इंसाफ के साथ भी, अगर जो तहरीक इंसाफ, अगर वो तहरीक इंसाफ की जो तौबा तायब होके 9 मई के वाकयात से लेके अप्रैल 2022 से लेके जनाब मई 2023 तक की जितनी तहरीक फसाद फिल अर्ज थी उससे मुबर्रा होती है, उससे बैकआउट करती है, उससे ऐलान बरात करती है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फिर उनकी जो लीडरशिप की वो हरकत सकनात पॉलिसीज के जिसकी वजह से रियासत पाकिस्तान को नुकसान हुआ, अगर वो उसको कंडेम करके अगर कोई चीज आती है तो उनके साथ भी हो सकती है। यानी माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ आपका इत्तेहाद हो सकता है? तो भाई कहने का मकसद ये है कि हम सियासी जमात हैं। देखिए समझ में तसल्ली से सुन लीजिएगा। नहीं मैं वो चेयरमैन वाली बात किसी वजह से पूछ रहा हूं आपसे ना। सुनो, सियासी जमात जो है ना, उसका ये काम ही नहीं है कि वो नरगिसियत का शिकार और आकड़ का शिकार हो कि मैंने फलां के साथ बैठना है, फलां के साथ नहीं बैठना। तो फिर सियासत छोड़ दो। सियासत में जाती मफाद से लेके मुल्क, सियासी मफाद से लेके जमाती मफाद से लेके मुल्की मफाद, ये जो 4 मफाद है ना, 4, इनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। सही है। बहरहाल कुछ ना कुछ नोगो एरियाज भी होते ही है, कुछ ना कुछ नोगो एरियाज भी हर जमात के लिए कुछ ना कुछ होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जाती जिंदगी के अंदर भी होते हैं। सियासत के बाहर की चीजों के लिए होते हैं, सियासत के अंदर कोई नोगो एरिया नहीं होता। सही है। अच्छा मुझे कोई ना कोई आपकी हरीफ जमात होती है, वो आपका नोगो एरिया होता है। हर हरीफ जमात कोई भी नहीं होती और दोस्त जमात भी कोई नहीं होती। मफादात होते हैं, मुल्की मफाद, रियासती मफाद, जमाती मफाद, जाती मफाद। सबसे आखिरी वाली बात ज़्यादा मुकद्दम है। अच्छा मुझे ये बता दें कि आगे चल के फवाद चौधरी साहब का मुझे ज़रा स्टेटस बताएं, उनका पार्टी में क्या है? आज बड़े महीनों के बाद जाके वो दोबारा बैठे हैं, जहांगीर तरीन साहब के साथ हमें बैठे हुए नजर आए। तमाम तर पोलिटिकल एक्टिविटी जो थी पार्टी की उसमें से गायब नजर आए लॉन्चिंग के अलावा। तो फवाद साहब तो इसका मतलब है पार्टी का हिस्सा है। तो मुझे जरा अली जैदी का भी जरा वजाहत कीजिएगा, अली जैदी साहब का क्या स्टेटस है पार्टी में? ना फवाद चौधरी साहब पार्टी का हिस्सा है, ना अली जैदी साहब पार्टी का हिस्सा है। दोनों नहीं है? दोनों आए, दोनों ने रात का डिनर किया, दोनों ने जनाब तकरीर भी की, दोनों ने जनाब अगले दिन हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने पार्टी अनाउंस की उसमें मौजूद थे। और अली जैदी साहब तो इतने ज्यादा एंटी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमोशनल हुए थे कि मेरे साथ बैठे हुए थे स्टेज पे जब पार्टी अनाउंस हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सलाम दुआ हुई, उसके बाद मैं खामोश हो गया। अचानक उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बच्चों के हवाले से एक ऐसी बात की कि मेरा तो एक साथ दिमाग ही हिल गया। वो खुद इतने जज्बाती थे
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज और उनकी हवाले से और फिर उनके बच्चों के हवाले से अचानक ही जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं, उसके बाद बैकआउट कर जाते हैं। यही फवाद चौधरी साहब का हाल है। तो भाई इन दोनों से आप खुद पूछ लें कि ऊंट से ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। इनसे पूछे भाईजान आपकी कौन सी जुबान और कौन सी दावे और कौन से रवैये को हम सही माने। तो क्या बात ऐसी कर दी थी अली जदी साहब ने जो बिल्कुल आप चौंक के रह गए कि उनके बेटों के बारे में क्या बात की थी अली जदी ने? मैं तो देखो, हम तो अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके बड़ा हमने ग्रेसफुली वक्त गुजारा पार्टी के अंदर 16-17 साल। ना बुलाए बगैर जाते थे बनी गाला, जमान पार्क, और ना कोई हद से ज्यादा की कोई जनाब चक्करबाजी या नंबरबाजी लीडरशिप के वाले से, कोई अपना एप्टीट्यूड और मजाज और फितरत ही नहीं है। लेकिन इनको हमने देखा, इन्होंने तो जनाब जिस जिस अंदाज से जो इनके रवैये होते थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी फैमिली के हवाले से, वो उस पर बैठे बैठे मुझे कहते हैं, हालांकि मैंने कोई डिस्कशन नहीं की, मैंने सलाम किया, उसके बाद खामोश हो गया जना, बैठे हुए थे अपना। अचानक बोल पड़ा मुझे जना और कहते हैं देखो यार, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कैसा बयान दिया है कि मैं अपने बच्चों को बुलाना चाहता हूं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, मैं इस वजह से उनको नहीं बुला रहा। देखो हमारे बच्चे मरवा रहे हैं और खुद जनाब अपने बच्चों को कहता है कि उसको मैंने बुलाना नहीं है। ये मुझे अभी तक याद है स्टेज के ऊपर। यही अली जैदी साहब थे। मैं इनका मुंह देख रहा था, मैंने कहा यार ये तो प्रॉपर एक मुलाजिम के तौर पे जनाब अपनी सर्विसेज देते थे जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, उनके बच्चों को भी, उनकी फैमिली को भी। ये कौन सी बात कहां से निकाल के इन्होंने, हालांकि मैंने कोई डिस्कशन नहीं की ना। आप लोगों की तरफ आके अली जदी साहब फिर गायब क्यों हो गए? क्या वजह है इसकी? आप लोगों ने इसका कोई छानबीन नहीं की? क्यों गायब हो गए? ये उनसे पूछे आप। नहीं, आपने नहीं, मैंने तो आपकी पार्टी का हिस्सा बन के गए ना। जरा पार्टी के लिए भी बड़ा वो एक बदनामी होती है कि बंदा आया छोड़ के चला गया। आपने खुद नहीं एनालाइज किया इसको? है ना, देखे पंजाबी का मुहावरा है कि नानी ने खसम कीता पैड़ा कीता, करन तो बात छोड़ देता उस तो पैड़ा कीता। ये फवाद चौधरी और अली जैदी के ऊपर ये मिसाल सादिक आती है कि चलो तुमने कर ही लिया, आ गए, हालांकि तुमने ऐलान किया था सियासत छोड़ रहे हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 22 मई को, मैंने कहा डंके की चोट पर सियासत जारी रखेंगे। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ले, फाइनली उसका जनाब को क्लिप, फाइनली इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी, हम सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। फाइनली मुझे फाइनली ये बता दें कि मजीद कौन से रहनुमा आपकी तरफ आ रहे हैं? गुलाम सरवर खान साहब का चल रहा है कि वो भी ज्वाइन करने वाले आपकी पार्टी को? जनाबे वाला अगला 1 महीना फुल बहार होगी, फुल बहार। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आपको एक पूरी जंज नजर आएगी MNA MPs की और कायदीन की, और इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अगले 1.5-2 महीनों के अंदर बड़े भरपूर तरीके से आपको फलती और फूलती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। अली अमीन गंडापुर साहब भी आ रहे हैं? यार नए आए हुए प्रोपेगेंडे हैं यार, उसके गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है। वो मुराद सईद हो गया, ये इस तरह के बाकी जो कैटेगरीज हैं, सही है कि जो प्लानर थे इस 9 मई के, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बाजू थे, टांगे थी, आंख थे, दिमाग थे, उनको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? वो तो उनके साथ बराबर के शरीक है ना। सही है, सही है। नहीं आते तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अली अमीन गंडापुर को, मुराद सईद को? ना आएंगे ना एक्सेप्ट वाली बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज चौहान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तस्वीरी गुफ्तगू राजा की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान की, जिनका कहना है कि मजीद एक बड़ी तादाद में MNAs और MPs जो है आने वाले दिनों में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। प्रोग्राम में अब हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तजिया शामिल करेंगे। जो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होनी है और कल के जलसे के वाले से भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुजीबर रहमान शामी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज़किकार है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइए, कल मियां नवाज शरीफ का जलसा एक अच्छा जलसा हो गया, अच्छा पावर शो हो गया। क्या इसके बाद मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जो मकबूलियत के बहरान का सामना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने, क्या नून लीग अब इस चैलेंज से नबरदाजमा हो जाएगी बेहतर अंदाज में? नून लीग एक बड़ी जमात है और उसकी जड़ें अवाम में मौजूद हैं, और ये मुकाबला जो होगा कोई 10 और 90 का, 20 और 80 का और 30 और 70 का मुकाबला नहीं है।
ये बड़ा यानी बड़ा नेक टू नेक फाइट होगी। और मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग नून के हलकों में जो पचबुर्दगी थी वो बड़ी हद तक दूर हो जाएगी। कल का जलसा जो है उसने एक बड़ा मुस्बत असर डाला है, एक नया हौसला दिया है कारकुनों को और नया वलवला दिया है, एक नई तवानाई दी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सरगर्मी से अपना किरदार अदा करेगी और आगे बढ़ सकेगी। शमी साहब, कल मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो इंतकाम नहीं लेंगे किसी से भी, वो सब कुछ अब बुलाकर आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो लंदन में मियां साहब ने कुछ नाम लिए थे, कुछ साबिक जजों के, साबिक जर्नैलों के, उस वाले से अब मियां साहब ने 4 मरतबा कल के जलसे में वजाहत भी उन्हें करना पड़ी, तो इसका मतलब अब क्या लें कि मियां नवाज शरीफ ने सब कुछ भूल भुला दिया, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें मौजूद रहेंगी और जब वो हुकूमत में आते हैं तो उसके बाद फिर वो उसी पे दोबारा जाएंगे? देखिए, हालात बहुत मुश्किल हैं और पाकिस्तान मुआशी तौर पर और समाजी तौर पर और सियासी तौर पर जिस गर्दाब में फंसा हुआ है उसमें से उसको निकालना है, आगे बढ़ाना है। और लोगों को बहुत मुश्किलात दरपेश हैं। तो ऐसे में अब हम ऐसी अय्याशी के मुतहम्मल नहीं हो सकते जिसमें आप नए नए दुश्मन तलाश करें, नए नए महाज खोलें, अपनी तवानाई को जाया करें। तो मियां साहब ने तो अपने सियासी हरीफों को भी यही पैगाम दिया है और अदारों को भी यही पैगाम दिया है कि हमें दस्तूर के दायरे के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी की मुखालफत नहीं की, और जो अल्जाम और दुश्मनाम की सियासत हमारे यहाँ चल रही है उसमें हाथ अपने गंदे करने से इनकार किया है। तो ये एक मुदब्बर की तकरीर थी और बड़े तदब्बर से उन्होंने बात की है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त कौम को मुत्तहिद करने की, हौसला दिलाने की और आगे बढ़ाने की जरूरत है, उलझाने की, तकसीम करने की और एक दूसरे के खिलाफ परसरे पैकार करने की जरूरत नहीं है। अब जो मियां साहब ने कहा कि वो सारी सियासी जमातों और इदारों को साथ लेके आगे बढ़ने की बात उन्होंने कल की थी, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी जो है ऑन बोर्ड लेंगे, जबकि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि उनसे किसी किस्म का कोई भी रब्ता नहीं किया जाएगा, माइनस इमरान खान जो है वो आउटरीच होगा सारा प्रोग्राम ये वाला। तो आपको क्या लगता है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी इस मामले में रीच करेंगे? देखिए, अभी तो वो पस दीवार जिंदा हैं और उनके मामलात जो हैं अदालतों के सुपुर्द हैं, तो उनकी मुश्किलात जो हैं कैसे कम होंगी या उनमें कितना इजाफा होगा ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको कोई टारगेट करना या उनको कोई हदफ बनाना या उनकी उन मुश्किलात पर बगले बजाना ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। और नवाज शरीफ साहब ने भी कोई नाम नहीं लिया उनका और ना ही उनको हदफ बनाया है। इस वक्त जो भी मुश्किल है वो यानी उस पर कोई मुकदमा जो है वो नवाज शरीफ साहब ने तो कायम नहीं किया। नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात थे उनमें तो खान साहब का हिस्सा रहा, वो उनके खिलाफ दरखास्तें लेके भी अदालतों में गए। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ फरीक नहीं है और ना वो उनको रिलीफ दे सकते हैं और ना उनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तो उनका मामला तो अदालतों के सुपुर्द है और उनको खुद भी उसको अपने मामलात को हल करने की कोशिश करनी होगी। आसानियां जो है वो तलाश की कोशिश करना होगी। साहब, एक तासुर है, एक राय है कि शायद मियां नवाज शरीफ के साथ कोई हाथ ना हो जाए, कैंपेन सारी वो रन करें, मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को मोबिलाइज मियां नवाज शरीफ करें, एक तगड़ा इलेक्शन वो पंजाब के अंदर बनाए नून लीग के लिए और फिर उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो जाए या उन पर कोई एतराज़ आ जाए, वो इलेक्शन में जो आ ना सकें, इंतखाबी मैदान में उतर ना सकें और फिर सारा फ़ायदा शहबाज शरीफ उठा लें। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? खदशात तो हो सकते हैं और उनकी अपीलें जो है वो भी दायर हो गई हैं। तो शामी साहब, क्या एक चीज़ अब हो चुकी है मियां साहब के आने के बाद ही कि इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर अब होने जा रहे हैं जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के पहले हफ्ते में, अब मजीद कोई डिले इंतखाबात के अंदर नहीं होगा? इंतखाबात पर तो हमारा पूरा दस्तूरी निज़ाम जो है वो इंतखाबात पर खड़ा है। हमारी दस्तूर की इब्तिदा ही इस बात से होती है कि मुमलकत का निज़ाम जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलना चाहिए। तो इंतखाबात को तो जितना दूर किया जाएगा, जितना मुलतवी किया जाएगा, उतना पेचीदगियां बढ़ेंगी। तो मैं नहीं समझता कि हमारा दस्तूरी निज़ाम इसका मुतहम्मल हो सकता है। इंतखाबात तो होंगे
2-4 दिन इधर या उधर तो हो सकते हैं, लेकिन उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तो मौखर नहीं किया जा सकता। पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसे आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ खड़ा देख रहे हैं, उसका रोल क्या देख रहे हैं आप अगले पॉलिटिकल सेटअप के अंदर, इंतखाबात के अंदर पर्टिकुलरली? कल जिस तरह ओन चौधरी साहब जो है वो रिसीव करने गए हुए थे मियां नवाज शरीफ साहब को, हेलीकॉप्टर के वाले से भी बात चली कि हेलीकॉप्टर जो है वो जहांगीर तरीन साहब का इस्तेमाल हुआ मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से जलसगाह पहुँचाने के लिए। तो ये तनकीद भी हो रही है कि शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो PMLN की बी टीम बनने जा रही है। देखिए, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है, अगर उसकी तरफ से मियां साहब का इस्तकबाल किया जाता तो अब्दुल अलीम खान वहां मौजूद होते या जहांगीर तरीन मौजूद होते, तो ओन चौधरी मौजूद थे, तो उनके जाती ताल्लुकात हैं और ये जाती ताल्लुकात जो हैं उनको तो सियासत से को अलग होना चाहिए। तो क्या अच्छी बात है। जहां तक तहरीक इस्तेकाम का ताल्लुक है, जाहिर है उसके अंदर भी पुराने सियासतदान मौजूद हैं, पुराने खिलाड़ी मौजूद हैं और इलेक्टेबल्स भी मौजूद हैं। वो अपना जोर लगाएगी। हर जमात को हक हासिल है कि किस्मत आजमाई करे और कहां तक और किस हद तक किस जमात के साथ मामला होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल ना मुस्लिम लीग नून के दरवाजे बंद हुए हैं, ना तहरीक इस्तेकाम के दरवाजे बंद हुए हैं। दोनों के दरमियान इंतखाबात से पहले भी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है और इंतखाबात के बाद भी हो सकती है। फाइनली बताइएगा, आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो ताल्लुकात है उसमें उतार चढ़ाव तो रहता है, इत्तेहादी भी रहे, फिर तनकीद शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी ने कल काफ़ी तनकीद की मियां नवाज शरीफ वापस आने के हवाले से। तो आपको इलेक्शन में ये पार्टियां फिर इकट्ठी जाती हुई नजर आ रही हैं? मुस्लिम लीग में उनके ताल्लुकात जो हैं उनकी एक लंबी तारीख है, उसमें महाजराई भी है, झगड़े भी हैं और उसमें सुलह भी है और उसमें समझौते भी हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है और नवाज शरीफ साहब ने फिर मिसाक जमहूरियत पे भी दस्तखत किए थे। उसके बाद एक कोलिशन हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाई थी, अगरचे चंद रोज चली। और अब भी उन्होंने जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उसमें पीपल्स पार्टी जो एक बड़े पार्टनर के तौर पर शरीक थी। तो ये दोनों जमातें जो हैं वो हरीफ भी हैं, इन्हें इंतखाब भी एक अलग अलग लड़ना है, तो इस लिहाज से एक दूसरे के मुकाबल भी रहेंगी। लेकिन अगर मौका आया और इंतखाबात के बाद या उससे पहले कोई एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो मेरा ख्याल वो भी हो सकेगी। दोनों में जो भी दूरियां हैं वो नाकाबिले अबूर नहीं है, माजी में भी उन्होंने दिखाया है और आइंदा भी मेरा ख्याल है वो इसी को वो अबूर करके दिखा। पीपल्स पार्टी और नून लीग इंतखाबात से पहले या इंतखाबात के बाद आपस में फिर इकट्ठी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मियां नवाज शरीफ ने कल के जलसे में एक 9 नुकाती एजेंडा जारी किया है। क्या ये एजेंडा मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देखते हुए काबिल अमल है या जस्ट एक के सियासी नारा था? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम नाज़रीन, कल मियां नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान जलसे पर एक 9 नुकाती एजेंडा जारी किया है मियां नवाज शरीफ के खिताब के बाद पार्टी ने, जिसमें सरकारी इंतजामी अखराजात में कमी, आमदनी महसूलात में इजाफा और टैक्स के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात शामिल हैं। बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी नौयत के इक़दाम शामिल हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब, तवानाई यानी बिजली और गैस की कीमतों में कमी करना, खसारे में चलने वाले इदारे और सरकारी इदारों की इंतजामकारी यानी एजेंडा में शामिल है। और नौजवान और ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए इनकलाब लाना और अदल इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात शामिल करना है। तो क्या जो है इस वक्त हमारे पास फिजिकल स्पेस है उसके अंदर मियां साहब बिजली और गैस की कीमतें कम कर सकेंगे? जो उन्होंने कहा कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, वो कैसे बढ़ाएंगे, अखराजात में कमी कैसे करेंगे, महसूलात को कैसे बढ़ाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत खान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये चीज़ जहन में रखते हुए कि हमने अगली जो भी हुकूमत आती है, जब भी इंतखाबात अगर फरवरी में होते हैं या मार्च में होते हैं, तो इंतखाबात के फ़ौरन बाद हुकूमत पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो फिजिकल स्पेस बड़ी हमारी लिमिटेड होगी, इतनी ज़्यादा लग्जरी गवर्नमेंट को के पास नहीं होगी कि वो बिजली गैस की कीमतें भी कम करे, वो नौजवानों और ख़वातीन के लिए मज़ीद रोज़गार भी पैदा कर सके, वो महसूलात भी हमारी बढ़ा सके, एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके। टैक्स के निज़ाम को ठीक करना तो वैसे भी होना चाहिए, वो कोई भी नहीं कर सका। मुझे आगे भी उसमें कोई इतनी ख़ास उम्मीद सियासतदानों से नज़र नहीं आ रही, सियासी गवर्नमेंट से। आपको लग रहा है कि रियलिस्टिक है ये 9 नुकाती प्लान? समर, एक तो बात अब अयां हो गई है कि जो आने वाली हुकूमत है उसको जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे
वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत डीप हैं और बहुत ब्रॉड हैं। ये तीनों वर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि उनको जो प्रोग्राम सामने रखना है मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी, वो बहुत जिसे कहें तहकीक पे बेस्ड होना चाहिए और डीप होना चाहिए। ये तो पाकिस्तान का प्रोग्राम है। इसके साथ साथ आईएमएफ शायद दरकार होगी, इसलिए कि पाकिस्तान अगर ये प्रोग्राम जो इस वक्त है वो प्रोग्राम नहीं है, वो तो एक जिसे कहेंगे एसपीए है, जो वक्त आपका ये 9 महीने गुजार सकता है, जिसके बाद आपको एक लंबे प्रोग्राम की जरूरत होगी इस्लाहात के। तो अब ये दो काम अगर आप बिलीव कर लें कि आपने करने हैं, इतना डीप रिफॉर्म एजेंडा और एक आईएमएफ का प्रोग्राम साथ लेके चलना, ताकि दुनिया ये बिलीव कर सके कि आप सीरियस हैं, तो आपको बहुत ही तैयारी करके आनी पड़ेगी। आई थिंक ये बात तो अब हम सबको अयां हो गई है। अब इस पे आप अग्री कर सकते हैं कि एक लार्जली तो एजेंडा यही है पाकिस्तान का, पर इसका आउटकम क्या चाहते हैं वो अभी भी पाकिस्तान के बेशतर पॉलिटिकल पार्टीज मिस कर रही हैं। आप ये चाहते हैं कि इतनी मैक्रो स्टेबिलिटी हो मुल्क में कि आप ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा सकें। नौकरियां ग्रोथ के अलावा नहीं आ सकती, पॉवर्टी ग्रोथ के अलावा नहीं जा सकती, कोई भी काम, टैक्स कलेक्शन ग्रोथ के बगैर नहीं बढ़ सकती। ये सारों का जो मजमूई हमारा एम है वो ग्रोथ पे ले जाना है। समर, ये मैं इसलिए कहता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी कि क्या फिस्कल स्पेस होगी ये काम करने के लिए कि नहीं होगी। बेस्ट फिस्कल स्पेस फॉर पाकिस्तान टुडे इसके आप अपने खर्चे कम करें, खर्चों की क्वालिटी बेहतर करें और खर्चों को टारगेट बेहतर करें। ये तीन बड़े क्लियर हैं समर, हमारे पास चीजें। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया एसओईज, मैं बहुत क्लियर हूं समर इस पे। जिस भाव भी आपने बेचना हो, इनको तैयार करें, इनको प्राइवेटाइज करें। अगर कोई भी ये समझता है कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करके इनमें से किसी भी अदारे को चला सकता हूं, तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। हमारे पास आज भी 212 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 167 कमर्शियल हैं। 2013 में भी समर ये फिगर यही था। ये बात मैं इसलिए जानता हूं कि पाकिस्तान की पहली एसओईज का जो फुटप्रिंट है वो मैंने ही सरकार में लिखा था। वो आज भी मैंने 5-6 लिखे जब मैं सरकार में था। अब अगर आप उनको जाके देखेंगे तो वो अब भी जो लिख रहे हैं वो 212 ही नंबर लिख रहे हैं। तो आपको सोचना है कि आप आगे कैसे चलना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब फाइनली ये बताएं मुझे कि सब्सिडी तो ऑब्वियसली अभी निगरान हुकूमत नहीं दे सकी, पूरा कोशिश कर लिए, 200 वाले जो सरफीन हैं उनको नहीं दे सके, अब बाकी किसी को क्या सब्सिडी देंगे बिजली या गैस के अंदर, बल्कि गैस की कीमतें तो मज़ीद बढ़ने वाली हैं। सर मुझे फाइनली ये बता दें कि अगले जो 2 साल हैं, अक्सर पाकिस्तानी आवाम जो है वो पूछते हैं, सवाल करते हैं कि यार ये जो एक महंगाई का एक जो तूफ़ान है ये कब थमेगा। तो क्या अंदाज़ा है सर, अगले 2 साल तो कम अज़ कम जो है वो इसी सूरत हाल में गुजरेंगे? देखिए, एक तो इंटरनेशनल ग्लोबल जो इस वक्त फ्रेमवर्क है वो भी स्लो हो रहा है, इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ी हुई है, अभी मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर आपने देखा कि तेल की कीमत बढ़ी है। पाकिस्तान को इसमें से निकलने के लिए जब तक थोड़ी सी अपनी पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ते, दूसरा रिफॉर्म पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर के बाद जो है वो पाकिस्तान की पैदावारी लागत को बढ़ाना होगा, एग्रीकल्चर में बढ़ाना होगा, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाना होगा। यही तरीका है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को ओवरकम करने का। एक्सपेंडिचर कट करेंगे, इन्फ्लेशन कम होगी। ये बड़ा ही सादा मतलब गुफ्तगू है, क्योंकि डिमांड टूटेगी, रुपए कम छपेंगे। सो ये अगर काम करना शुरू करेंगे तो वी आर प्रोबेबली एट द पीक ऑफ द राइजिंग इन प्राइसेस। अभी भी 35% एसपीआई है, पर वीक ऑन वीक कुछ टूटना शुरू हुआ है। सो लेट्स होप एग्रीकल्चर थोड़ा सा साथ दे। दैट इज द ओनली लो हैंगिंग फ्रूट इन पाकिस्तान। ये यकीन करें कि हम बाकी सब कुछ नहीं तब्दील कर सकते इमीडिएटली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त के। आज के शो में इतना ही, अगले हफ्ते से फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।